ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार अमन जी एस रिसर्च सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा भारत में एग्रीकल्चर। भारत में एग्रीकल्चर के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव बात करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि पीटी मेंस दोनों का मटेरियल आपको दिया जाए, लेकिन कोशिश देखिए हमारा अगर सराहनीय है तो कमेंट जरूर करिए। देखिएगा, पहला तो क्वेश्चन ये है कि एग्रीकल्चर या खेती क्या है। तो आप बताएंगे कि एग्रीकल्चर का मतलब हुआ है एक बड़े भूभाग पर, एक बड़े मैदानी इलाका में एक निश्चित समय में एक जैसा जो फसल लगा रहे उसको हम लोग खेती कहते हैं। और ये प्राथमिक क्रिया माना जाता है। प्राथमिक क्रिया का मतलब डायरेक्ट इन्वायरमेंट से मेरा कनेक्शन है, या जिसको कहते हैं पर्यावरण के हम यूज डायरेक्ट कर रहे हैं बिना मैन्युफैक्चरिंग किए, तो समझिए कि प्राथमिक क्रियाकलाप है। इसको रेड कॉलर जॉब भी बोला जाता है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, शिकार, खनन। खनन वो भी डायरेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं ना, माइनिंग कर रहे हैं जमीन के अंदर से, तो वो भी प्राथमिक में आता है। मैन्युफैक्चर इसको नहीं किए, विनिर्मित नहीं किए, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप शिकार को रख सकते हैं। वो जो भी आप चीज डायरेक्ट आप प्राप्त कर रहे हो पर्यावरण से, वो सारे प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाएंगे। देखते हैं कि भारत में जो एग्रीकल्चर है क्यों जरूरी है, क्यों की जाती है एग्रीकल्चर ये, तो उसके पीछे जरा कारण को ढूंढने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कहता है ये जो रोजगार को प्रोड्यूस करता है, रोजगार को प्रोड्यूस करता है, रोजगार का उत्पादन करता है। लगभग आज भी 55% लोग का जो रोजगार है वो कृषि बेस्ड है। 55% लोग का रोजगार जो कृषि बेस्ड है, और लगभग 70% ग्रामीण जनसंख्या, 70% ग्रामीण जनसंख्या, 70% जनसंख्या आज भी कृषि पर डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं ये रोजगार को प्रोड्यूस करने वाला है। उसके बाद कहता है 140 करोड़, 140 नहीं 142 करोड़ कहिए, लेकिन कितना इसका गिनती करते रहेंगे, इसका बहुत स्पीड है, उतना हमें अप्रॉक्स बात कर लेते हैं। 140 करोड़ जनसंख्या का भरण पोषण किया जाता है। तो इस वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, भाई इतनी बड़ी जनसंख्या का हम भरण पोषण कैसे कर पाएंगे, इतनी बड़ी जनसंख्या का हम भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। अर्थात कृषि मस्ट है, कृषि करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको प्राथमिक चीजों में से एक भोज्य पदार्थ आता है। रोटी कपड़ा मकान में से रोटी भी है, और रोटी के लिए आपको खेती करना पड़ेगा। यानी कि गरीबी घटाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास अन्न पर्याप्त होने चाहिए। उसके बाद आप कॉटन की व्यवस्था, कपड़ा की व्यवस्था कर लेते हैं, या कह सकते हैं कि जो मकान है उसकी व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि भोज्य पदार्थ अवेलेबल हो। भारत में कृषि इसीलिए भी की जाती है ना कि यहाँ अच्छी जलवायु है। वैसे तो भारत का साउदर्न पार्ट जो है ना उष्ण कटिबंधीय है, और अपर वाला जो है ना शीतोष्ण, आप कह लीजिए शीतोष्ण कह लीजिए। तो ये जो हमने किया है, ये जो व्यवस्था है क्लाइमेट के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है, जो व्यवस्था दी गई वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के लिए बहुत अनुकूल है। जैसे अगर उष्ण है तो उष्ण है तो इसका मतलब कॉटन की खेती होगी, है ना। अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो चावल की खेती होगी। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग के लिए अच्छी मैंने कंडीशन मैंने नेचर ने प्रोवाइड कर रखा है। फिर भारत में आप जानते होंगे कि विभिन्न तरह के प्रतिरूप है। पठार भी है, मैदानी इलाका भी है, पठार भी है, मैदानी इलाका भी है, और पहाड़ भी है। तो 43% जो है, 43% भारत में मैदानी इलाका है। ये मैदानी इलाका जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है,
तो कहीं ना कहीं वो कृषि के लिए ज़्यादा सुटेबल फिट होता है। तो आप इस वजह से कह सकते हैं कि इंडिया में खेती की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में सिंचाई के लिए अच्छी सुविधा, बहुत अच्छी सुविधा तो नहीं कर सकते लेकिन अच्छी सुविधा है, जैसे रेनफॉल, बारिश का अवेलेबल हो जाना, वो लगभग, हालांकि बारिश का पैटर्न बदल रहा है लेकिन फिर भी हमें अभी इम्पोर्टेंस दर्शाना है इसके, तो इस वजह से बोलना पड़ेगा क्योंकि सिंचाई के लिए रेनफॉल अवेलेबल है। उसके बाद आप नहर की व्यवस्था आप कर सकते हैं, है ना। इंदिरा गांधी नहर आपका इसका सुपर एग्जाम्पल है। बिहार में भी आप देख सकते हैं सोन नदी से निकली हुई एक जो है, सोन नदी से निकली जो है क्या सोन नहर, जो पश्चिमी सोन नहर है, पूर्वी सोन, तो बिहार के लिए वो मेजर कंट्रीब्यूटिंग एरिया है चावल के प्रोडक्शन में, तो वो कहीं ना कहीं वो आप कह सकते हैं। उसके बाद आप तालाब, हालांकि रिपोर्ट में आया है कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा ये तालाब की संख्या है, तो वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर बेस्ड होता है, वो एग्रीकल्चर में सपोर्ट करता है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि झील से भी खेती, माने नहर, झील से भी, नहर से भी, तालाब से भी, और अंडरग्राउंड वाटर, सबसे बड़ा वाला चीज़ तो यही था, अंडरग्राउंड वाटर हमारे यहाँ अवेलेबल है, उससे भी खेती आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और हम लोग खेती इसलिए करते हैं ना कि हम लोग के ऊपर ब्रिटेन का प्रभाव, ब्रिटेन हम लोग को जबरदस्त यूज किया है खेती करवा कर। वो और बात है कि नकदी फसल खेती करवाया था लेकिन खेती वो करवाया था, खाद्य फसल की खेती नहीं करवाया, तो उसका अभी तक हम लोग के ऊपर प्रभाव दिखता है ब्रिटेन का, अभी तक हमारे ऊपर प्रभाव, चाहे प्रशासन में हो, चाहे वो शासन व्यवस्था में हो, चाहे संसदीय व्यवस्था हो, चाहे कहीं भी, एग्रीकल्चर पे भी साफ साफ इसका इम्पैक्ट देखा। तो ये हमारे पॉइंट बन सकते हैं, ये एक इंट्रो बन सकता है हमारा कोई भी आंसर का कि भारत में एग्रीकल्चर क्यों होती है। तो 3-4-7 बात ऐसे लिख सकते हैं आप ताकि आपका सुंदर सा आंसर राइटिंग बन सके। उसके बाद देखिए कई उद्योगों का आधार है, जैसे आप नाम सुने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो सूती वस्त्र उद्योग, तो सूती वस्त्र उद्योग का रॉ मटेरियल कपासी तो होता है, तो वहाँ पर वो मतलब मददगार साबित हो। जूट उद्योग जो उसका जूट, उसका मतलब कह सकते हैं रॉ मटेरियल। उसके बाद है चीनी उद्योग का रॉ मटेरियल गन्ना है। उसके बाद आप बहुत सारे रेशम उद्योग देख लो, बागवानी कई तरह के की जाती है, वो सारे कहीं ना कहीं उद्योग का ये आधार कृषि ही होता है। तो ये उद्योग का ये कह सकते हैं ना कि फाउंडेशन स्टोन की तरह ये कार्य करता है। उसके बाद देश की जीडीपी में योगदान तो ज़्यादा नहीं देता है, वो मात्र कभी 15% देता है, कभी 16, कभी 17, ये बजट के हिसाब से बदलते रहेगा, आपको देखना पड़ेगा। अप्रॉक्स हम बात कर रहे हैं, 15% देता है। इससे जीडीपी का मतलब हुआ देश की जो साल भर की जो कमाई है देश के अंदर, सीमा के अंदर, वो उन्होंने बताया। उसके बाद इसके अतिरिक्त और भी चीज को बताता है ना ये, जैसे कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी कैसे बनेगा, तो पूंजी आएगा तब तो पूंजी बनेगा, तो वो आने का सोर्स बेसिक यही है। और भी है, जैसे सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा है, लेकिन ये भी कैपिटल फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग लिखा हुआ। सरकार अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है तो सबसे ये भी देखा जाए कि फूड सिक्योरिटी सबसे पहले प्रोवाइड उसको किया जाए। उसका पॉवर्टी को रिड्यूस करने में इस एग्रीकल्चर का मदद, ये कुछ हम। उसके बाद पशुपालन, मत्स्य पालन, चाहे और भी दूसरे एग्रीकल्चर के टाइप को हम इसमें जोड़कर देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भी जॉब जनरेट करता है, आजीविका को प्रमोट करता है। ये कुछ हम आपको लिखे जो इंडिया नंबर 1 है, किस फसल में नंबर 1 है उसकी बात करें। पोटैटो, आलू समझ रहे हैं, जिंगर, ओनियन, ब्रिंजल, बनाना, कोकोनट, मैंगो, स्पाइस, कैस्यू क्या होता है, कैस्यू। उसके बाद पपाया, पल्स और मिल्क, ये सारे जो होते हैं उसमें नंबर 1 है इंडिया, नंबर 1 है, 2 नहीं, 2 का अलग सेक्शन बनाएंगे, तो ये नंबर 1 है इसमें। उसके बाद कह सकते हैं कि लार्जेस्ट कॉटन एक्सपोर्ट, चाइना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है लेकिन वो ज्यादा बेचता नहीं, उसका से ज्यादा हम बेचते, तो लार्जेस्ट कॉटन माने एक्सपोर्टर हैं हम लोग। तो ये रहा एग्रीकल्चर के क्या क्यों की जाती है, इसको आप इम्पोर्टेंस भी समझ सकते हो, हालांकि इसको इम्पोर्टेंस के तौर पे यूज कर सकते हो, या कहो कि भारत में क्यों खेती की जाती है, तो ये आंसर हो गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि भारतीय जो कृषि है वो उसकी क्या क्या विशेषता है।
सारे फसल के बारे में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ये वाला चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट हम आपको कोई एग्रीकल्चर का अगला सेक्शन हम आपके साथ शेयर करते हैं। थैंक यू।